देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत 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 भारत, स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत भारत भारत, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत 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 भारत, आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी। उनके पिताजी भी आर्मी स्कूल में ही प्रिंसिपल थे, आर्मी कालिम्पोंग स्कूल में। तो वो भी एनसीसी में थे। तो जब ये छोटे थे तो हमेशा उनका एनसीसी का यूनिफॉर्म पहन लेते थे। काफ़ी छोटे थे, 8-9 साल के थे, तो पहन के घूमते थे बाहर। तो लोग बोलते थे, अरे ये क्या पहन लिया, ये अपने पापा का पहन लिया इतना बड़ा। बोलते थे ये पहनूंगा एक दिन, ऐसे ही पहन के आर्मी में बनूंगा, मैं आर्मी में एक दिन सोल्जर बनूंगा, ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के। प्लस उनके दोनों भाई भी आर्मी में ऑफिसर हैं, मतलब एक सीआरपीएफ में है, एक 11 गोरखा राइफल में है। तो उन दोनों लोग को देख के भी उनको था कि मैं शुरू से बनूंगा। तो हमारी शादी 2001 में हुई थी और 14 साल हुई थी हमारी शादी जब 2015 में ये सब हुआ था। तो 27 जनवरी को ये सब हुआ था। इनफैक्ट 29 जनवरी को हमारा एनिवर्सरी भी था उसी साल। तो वही 26 जनवरी को इनको पता चला कि युद्ध सेवा मेडल मिला है। जब ये सब हुआ उसके 24 घंटा भी नहीं हुआ था
उनके साहसी कारनामों के वजह से ही उनको युद्ध सेवा मेडल मिला था। और ये ज़्यादातर होता है कि कर्नल रैंक को नहीं मिलता है। जो युद्ध सेवा मेडल है वो काफ़ी सालों बाद किसी कर्नल रैंक को मिला था। ज़्यादातर ये सीनियर ऑफिसर, ब्रिगेडियर जनरल उन्हीं को मिलता है। पर था, इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी दिखाया था वहाँ पे, काफ़ी सारे ऑपरेशन किए थे इन्होंने। लोग मना करते थे, मैं भी बहुत समझाती थी, लेकिन वो तो अपना एक अंदर से होता ही है कि एक फ़ौजी हैं और वो उस चीज़ को नकार नहीं सकते, क्योंकि फ़ौजी तो मेंटल और सब चीज़ से एक होता है ना कि उसको बहादुरी दिखाना ही होता है। और कभी भी उस चीज़ का उनको वो भी नहीं था, गम भी नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं थी कि मैं फ़ौजी हूँ, मैं दिन रात ये करता हूँ, मुझे यहाँ ऑपरेशन में जाना पड़ता है। 27 जनवरी को सुबह 26 जनवरी को जब उनको मिला था युद्ध सेवा मेडल, तो हमारी बात हुई थी उस टाइम। मैंने पूछा था कि हाल चाल, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ 26 जनवरी को जो लोकल बच्चे हैं उनको काफ़ी चॉकलेट और ये बांट रहा हूँ, तुम भी हमारे बच्चों को ले जाओ घुमाने उमाने। मैं लेके गई, रात को काफ़ी देर तक बात हुई। 27 जनवरी को सुबह हमारी बात नहीं हो पाई, कई बार मैंने फ़ोन भी किया। 27 जनवरी 2015 को बात हुई। इनफैक्ट ज़्यादातर फ़ोन करो ना उठाते थे, तो कोई ना कोई फ़ोन उठा के बोल देता था कि हाँ अभी साहब कॉन्फ्रेंस में है, साहब ऑपरेशन में है। उस दिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था 27 जनवरी को। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या बात है, या वही कहीं भी कॉन्फ्रेंस में हो, कहीं भी हो, जब उनको पता चलता था कि घर से फ़ोन आ रहा है तो कहीं से भी फ़ोन वो पक्का करते थे। उनको पता था कि परेशान होंगे लोग। 27 जनवरी को जब ये सब हुआ तो उनका ना ही उनका फ़ोन आया, ना ही किसी और ने उठाया। बहुत देर बाद डायरेक्टिव मैसेज ही आता है हम लोगों के पास। त्राल में 42 RR कमांड कर रहे थे, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। त्राल एक जगह थी, वैसी में हुआ था ये। वो फादर ने बोला था, काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि बेटा काफ़ी गलत कामों में जा रहा है, टेररिस्ट बनने जा रहा है, आप उसको बुलाइए, आप उसको सुधारिए। तो फादर का ही इनफैक्ट फ़ोन आया कि वो हमारे घर में है और आप उसको यहाँ से आके ले जाए। वास्तविकता ही थी एक्चुअली। एक फादर चाहता ही है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए, और वो बिल्कुल सही बोल रहा था, उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। गए थे ये उसको पकड़ने के लिए, ऑपरेशन सर्च भी हो रहा था प्रॉपर। जो इनको अपने तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए थी वो किए थे। वो साथ में इनके जितने होते हैं भैया लोग भी काफ़ी सारे थे, लेकिन अब फायरिंग उधर से वो करने लगे, इधर से ये किए। उसके बाद शौर्य चक्र मिला था। बच्चे तो बिल्कुल उन्हीं के कदमों पे चलते हैं, और हमारे तीनों बच्चों को मतलब वो तो सोचते भी नहीं है फ़ौज के बिना। इनफैक्ट मैं कभी बोलती भी हूँ कि सिविल लाइफ देखो, सिविल में शादी करेंगे तो बोलते हैं सीधा कि आप सोच भी नहीं सकते कभी कि हम सिविलियन से शादी करेंगे या सिविल लाइफ जिएंगे। मैं बचपन से एक आर्मी बैकग्राउंड में पली हूँ। मैं तो बचपन से ही फ़ौज में जाना चाहती हूँ। मैंने पहली बार वो यूनिफॉर्म देखी थी, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। हमें इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे मेरे बच्चों को फ़ौजी यूनिफॉर्म में ही देखना है। जितनी जाबाजी से और जितनी डेडिकेशन से उन्होंने अपना सब कुछ इस भारत को दिया, इस देश को दिया है, शायद बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और जिस तरह से वो गए हैं, जो नाम करके गए हैं, जिस तिरंगे से लिपट के आए हैं, वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कि आप चाहे जिस फील्ड में जाएं, चाहे जिस इंडियन आर्मी में जाएं, बिजनेस में जाएं, चाहे जहां भी जाएं, बस ये याद रखिएगा कि ये देश, आप इस देश की मिट्टी से बने, इस देश का नमक आपने खाया है, तो उतनी ही ईमानदारी से इस देश को अपना सब कुछ दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे जो सैनिक बैठे हैं ना, उन्होंने अपना दिन रात सुख चैन खो के अपना सब कुछ दे के तब आप लोग यहाँ सलामत से बैठे हैं। तो अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं ना, तो उतनी ही ईमानदारी से करिए था, क्योंकि किसी का घर उजड़ के, किसी का नींद उजड़ के तब जाके ये देश बना है। मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोचती कि मेरे बच्चे सिविल में हैं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे फ़ौज से मिली है वो मैं सोच भी नहीं सकती कि सिविल में हमें मिलेगा। एक बात कहना चाहूँगा, जब भी कुछ इम्पोर्टेंट डे या कुछ इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है तो मैं उनको ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। भारतीय युवाओं के लिए यही कि अगर फ़ौज में ये सोच के जाएं कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, तो वो उनके लिए नहीं है। फ़ौज के लिए कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों सोच के जाइए कि हमें मतलब भारत माता के लिए हमें करना है, हमें जीना है, उनकी रक्षा करनी है। फ़ौज ये है।
बाहर सिविल में आपको नौकरी मिलेगी, पर जो चीज़ फौज में मिलेगी वो बाहर आपको नहीं मिलेगी। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन सुगंध देश सदा देते इस वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। मैं कैप्टन रामयज्ञ सिंह चौहान आज आपसे मुखातिब हूँ। हमारे अमर सपूतों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भारत के सभी अमर सपूतों को नमन करता हूँ। आज़ादी के परवानों की चर्चा, आज़ादी के गीत हवाओं में व्याप्त थे। उसी के दौरान हमारी पढ़ाई शुरू होती है। हमारे एक मामा जी वो भी सेना में थे, तो उनकी जब मैं हरी वर्दी देखता था तो बहुत आकर्षण पैदा होता था। मेरे परिवार का कोई सेना में नहीं था। 9th क्लास में मैं अयोध्या में आ गया। फैज़ाबाद में एक विद्यालय है, फाफ्स इंटर कॉलेज। इंटरमीडिएट के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया और यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया। 1969 में पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त होते ही मैं सेना में चला गया। सेना में चयन भी हमारे शिक्षा के दौरान ही हुआ था, कोई एक दिन का भी गैप नहीं, और मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। उसे OTS मैड्रास कहा करते थे पहले। मेरी ट्रेनिंग सेना की प्रारंभ हुई 10 मई 1969 को, और 15 मार्च 1970 को मुझे कमीशन्ड ऑफिसर 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में बनाया गया। और कमीशनिंग के ठीक बाद जो हमारी पहली पोस्टिंग थी वो मिज़ो हिल्स में हुई। मिज़ो हिल्स में भी वही आतंकवाद की स्थिति थी जो आज हमारे JNK में है। वहाँ पर जो आतंकवादी उन्हें हम होस्टाइल कहते थे। मिज़ो नेशनल आर्मी MNF मिज़ो नेशनल फ्रंट बना हुआ था। वो लोग भारत से अलग अपना अस्तित्व चाहते थे और उसमें विदेशी ताकतों का बहुत रोल था। पूर्वी पाकिस्तान में उनके कैंप थे और पहली पोस्टिंग में ही हमें जो युद्ध की जैसी हालात होते हैं उसका सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में जो हमारे MNF के और MNA के कैंप होते थे उस पर हम लोग हमले करते थे, कमांडो ऑपरेशंस करते थे, उन्हें तबाह करते थे। हमारी बटालियन 17 कुमाऊं रेजिमेंट पश्चिमी बंगाल में हिली के पास वेस्ट दिनाजपुर ज़िले में पहुंच चुकी थी और वहां पर ये मुक्ति वाहिनी के कैंप लगे थे। बहुत सारे रिफ्यूजी बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ही अत्याचार किया था और वह पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में पलायन कर रहे थे लाखों की संख्या में। यहाँ तक कि उस समय हमारे सरकार ने 5 नए पैसे का एक रिफ्यूजी टिकट भी जारी किया था। इस सरकार ने निर्णय लिया कि हमको कोई बड़े कदम उठाने होंगे और सेना प्रमुख हमारे जनरल सैम मानेकशॉ, बाद में फील्ड मार्शल मानेकशॉ हुए और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। 17 कुमाऊं की तैनाती हुई और उसको ये टास्क दिया गया कि आप बोगरा के तरफ एडवांस करेंगे, बोगरा सेक्टर में, और इस एरिया को कैप्चर करेंगे। पहला टकराव हिली से होता है। लड़ते हुए, फायरिंग करते हुए, उस गोलाबारी
और मशीन गन की फायरिंग के बीच हम उस ऑब्जेक्टिव कहते हैं हम उसको, जो हमारा लक्ष्य है, भदूरिया के मोर्चों तक हम पहुंच गए। तो हमने एक पेट्रोल पार्टी लिया और फिर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की एक गाड़ी जिसकी लाइट ऑफ कर रखी थी और कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो पाकिस्तानी हैं या अपने लोग हैं। और वो पाकिस्तानी टुकड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई, करीब 3-4 मीटर के करीब, 10-12 फीट के करीब आ गई। तो हम एक अपने हवलदार से पूछते हैं ये कौन है, तो कहता है सर कोई नहीं, अपना है, हरी सिंह है, लांस नायक हरी सिंह है। मैं तब तक मैं आवाज़ देता हूँ कौन, तो वो जवाब देता है इंसान। मैं इंसान शब्द सुनता हूँ और फौरन अपने स्टेन गन से एक बस्ट फायर करता हूँ। 2 जवान वहीं पर धराशायी हो जाते हैं और जो पीछे 4 लोग थे वो भौचक्के रह जाते हैं। तब तक हम उन्हें पकड़ लेते हैं, जीवित पकड़ लेते हैं। सुबह हम लोगों ने 88 पाकिस्तानी सैनिकों के शव वहाँ पर पड़े देखे थे और अंदाज़ा लगाया जाता है कि उससे कहीं अधिक ज़ख्मी हुए थे। और बाद में जब उन लोगों ने सरेंडर किया तो कि बताया भी कि 100 से अधिक लोग उनके ज़ख्मी हुए थे और उनको पता नहीं चल पा रहा था कि भारत की सेना क्या करने वाली थी। उनको हम सब सरप्राइज़ कर रहे थे, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने जो 4 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा उसमें 8 बलूच का एक जवान था, उसको शेल लगा था, यानी तोपखाने के गोले का जो स्प्लिंटर होता है, जो उसके टुकड़े होते हैं, उसके दाहिने हाथ पे लगा था और मांस लटक रही थी। मैंने उसको फर्स्ट एड दिया और एक जवान, वही जख्मी जवान बोलता है जिसको हम फर्स्ट एड दे रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे। हमारे पास फर्स्ट एड का किट रहता है हर जवान के पास। तो कहता है साहब आप लोग बहुत जोशीले हैं और रहमदिल भी। ये प्रतिक्रिया, आप बहुत जोशीले हैं और रहमदिल भी। मैंने जब उसका एक शब्द सुना, मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे लिए, जब हमारा दुश्मन हमारी सराहना करता है, हमारे साहस की, पराक्रम की और हमारे उस पक्ष की जिसका पक्षधर हमारा पूरा देश रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।